ओके सो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, कुछ फंडामेंटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलिए देखते हैं, एक बार बुक के थ्रू रेफर करते हैं। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, व्हाट इज टैक्स, ओके। एंड क्या टैक्स होता है, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिर टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। फिर हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस समझ लिया था। फिर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 है। फिर हम लोग पढ़ रहे जैसे कि हम लोग को पता है कि इनकम टैक्स पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स भी हमें समझने होंगे, ठीक है। क्योंकि उन टर्म्स को सीखे हम आगे इनकम टैक्स पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन टर्म्स को हम लोग पहले ही समझ लें। तो जैसे कि सबसे पहला टर्म है दैट इज असेसी। जो पहला टर्म है वो असेसी था। असेसी किसे कहते हैं, टैक्स पेयर। सिंपल सी बात है, जो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है या फिर कह लो जो टैक्स पेयर है, द पर्सन हु पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज असेसी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असेसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पेइंग इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट देन यू आर द असेसी अंडर द एक्ट। फिर हम लोग ने कल इस पे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी है, द ईयर इन विच वी अर्न इनकम। जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर, इन विच ईयर वी कैलकुलेट एंड पे टैक्सेस ऑन द प्रीवियस ईयर इनकम टू द गवर्नमेंट। यानी कि जिस साल हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते उसे गवर्नमेंट को पे करते, दैट इज कॉल्ड क्या, असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर में ही हम लोग रिटर्न भी फाइल करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज जो स्टार्ट करना है हमें, ये तो रिकैप था जो कल तक अभी तक पढ़ाया था मैंने। अब आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है, वो है पर्सन। तो अब हम लोग थोड़ा पर्सन पे आएंगे कि पर्सन क्या होते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इनकम टैक्स में अगर हम लोग बात करें कि पर्सन का मतलब क्या होता है, तो द टर्म पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पे पर्सन को डिफाइन किया है, लेकिन ये जो पर्सन को यहाँ पे डिफाइन किया है, 7 तरह के पर्सन को डिफाइन किया गया है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो जरूरी है आपको सीखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं अच्छे से पहले। तो देखो है क्या, अगर हम लोग बात करते हैं असेसी की, यानी पर्सन की, या आप असेसी की ही बात कर लीजिए, पर्सन मतलब असेसी जो टैक्स पे कर रहा है। अब असेसी होते कितने तरह के, इसमें देखो असेसी की बात करते, एक होता है लीगल असेसी। लीगल असेसी, उसका लीगल स्टेटस चेक करना। असेसी का क्या होता है, एक होता है लीगल स्टेटस, यू कैन से लीगल स्टेटस। फिर एक होता है क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, है ना। तो हम लोग पहले बात करेंगे क्या, व्हाट इज लीगल स्टेटस, है ना। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ अब जो ध्यान रखिएगा, लीगल स्टेटस और रेसिडेंशियल स्टेटस की जब हम लोग बात करते हैं, लीगल स्टेटस का क्या मतलब है और रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है, एंड व्हाट इट डिसाइड, लीगल स्टेटस क्या डिटरमाइन करता है। अगर हम किसी का लीगल स्टेटस पता करते हैं, दैट मीन्स वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, दैट मीन्स इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टैक्स रेट डिफाइन कर पाएंगे, डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि देखो इंडिविजुअल जो टैक्स का, इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका अलग रेट है, कंपनियों को जो टैक्स देना होता है उनका अलग रेट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कंपनी या फर्म नॉर्मली होता है 30% की रेट से टैक्स देती है, वो अपनी इनकम का 30% टैक्स देती है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल के लिए, तो होता है कि पहले 2.5 लाख तक नील है, फिर 5% है, फिर 20% है, फिर 30%, मतलब ऐसे ग्रेजुअली है। तो बेसिकली है क्या, लीगल स्टेटस क्या डिटरमाइन करेगा। लीगल स्टेटस हम लोग इसलिए हम पता करते हैं असेसी का, ताकि हम ये तय कर सकें कि उसके ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्सेस लगेंगे। तो टैक्स के रेट को जानने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द असेसी। नाउ व्हाट डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, अब हम लोग असेसी का ही रेसिडेंशियल स्टेटस भी पता करते हैं। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब वो रेसिडेंट है, वो इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है, वो कहाँ का है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस भी पता करते हैं।
तो रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने से क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चलेगा स्कोप ऑफ इनकम। ओके, इससे हमें स्कोप ऑफ इनकम पता चलती है। नाउ व्हाट इज स्कोप ऑफ इनकम, मतलब इसने इनकम कहाँ से कमाई, वो इनकम उसने इंडिया में कमाई या वो उस इनकम को उसने इंडिया से बाहर कमाया है। तो ये हमें डिटरमाइन करता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक की लाइन में, तो अभी तक की लाइन में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लीगल स्टेटस क्या होता है, मतलब लीगल स्टेटस सॉरी क्या होता है ये तो नहीं पता चला, हाँ लेकिन लीगल स्टेटस हम पता क्यों करेंगे, ताकि हम टैक्स का रेट पता कर सके। रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्यों पता करेंगे, ताकि हम स्कोप ऑफ इनकम हम पता कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो आज हम लोग अभी जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहला क्या है, लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस को हम लोग पहले समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लीगल स्टेटस में जरा देखिए सब लोग, इसको मैं, अब हम लोग सब बुक पे चले जाते हैं। बुक पे लीगल स्टेटस पूरा दिया हुआ है। तो लीगल स्टेटस में देखिए, ये जो स्टेटस दे रखा है पर्सन का, ये बेसिकली लीगल स्टेटस है। सबसे पहला, टैक्स कौन देता है, पर्सन देगा। अब पर्सन कौन हो सकता है, यानी अब पर्सन कौन हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो असेसी कौन हो सकता है। तो असेसी कौन हो सकता है, टैक्स पेयर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल किसे कहते हैं, नेचुरल पर्सन को। नेचुरल पर्सन मतलब हम लोग, है ना, ह्यूमन बीइंग, सचिन, राहुल, सुनील, यू, मी, है ना। तो वी आर इंडिविजुअल्स, हम लोग अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। हम लोग को अगर टैक्स के दायरे में, तो हम लोग इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये जो बना हुआ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू लॉ एक बना हुआ है जिसमें इस कानून को अभी भी इन्होंने रखा हुआ है। तो एचयूएफ में क्या होता है, जैसे ज्वाइंट फैमिली का दिखाता है कि ज्वाइंट फैमिली होती है, उसमें एक मुखिया होता है ना। तो मुखिया जो है उसको हम लोग कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। तो ही इज लाइबल टू पे टैक्स ऑल टैक्सेस। तो क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स को अपनी इनकम पे अलग अलग टैक्सेस नहीं देना है, जो भी उस फैमिली मेंबर में है उन सभी की इनकम उस कर्ता की इनकम में जोड़ी जाएगी और उससे टैक्सेस लिए जाएंगे। तो ये तरीका होता है किसमें, ये होता है एक मिनट, ओके। सो हिंदू एंड फैमिली consists of all person lineally descendant from the common ancestor and includes their wives and unmarried daughters, etc. Example, Mr. Raj Agrawal HUF, है ना। तो नॉर्मली इनके नाम के एंड में HUF जुड़ा होता है, तो आसानी से आप पता कर सकते हो अच्छा ये HUF कैटेगरी में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बुक नहीं दिख रहा है सर। बुक नहीं दिख रहा है, सॉरी। अब दिख रहा है, हेलो, यस सर। दिख रहा है ना। तो अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हम लोग बात कर रहे थे। इंडिविजुअल वाला तो समझ में आ गया ना सब लोग को। यस सर। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे थे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये हिंदू लॉ के तहत बनाया गया है। ओके, अनडिवाइडेड फैमिली दैट मींस कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनली डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो मैंने एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिली में, जिसे ज़्यादातर देखा जाता है ज्वाइंट फैमिली, अब ज्वाइंट फैमिली है और उसमें उनके मान लो 4 लड़के हैं, 3 लड़के, तो उनके क्या है, अब जो मुखिया होता है नॉर्मली उसी को हम लोग कर्ता कहते हैं इनकम टैक्स में, वही बेसिकली सारा टैक्सेस देगा। तो अब इसमें जो चारों मेंबर है, अब उसके सपोज करो 4 लड़के हैं, तो उनकी इनकम अलग अलग, उसको उनको टैक्सेस नहीं देने होंगे। सभी की इनकम किसकी इनकम में जुड़ जाएगी, मुखिया की इनकम यानी कर्ता की इनकम पे, एंड ही इज लाइबल टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अ, ऐसे लोग अपने नाम के एंड में क्या लगाते हैं, जैसे राज अग्रवाल HUF। ठीक है, तो वो लोग HUF कैटेगरी में आते हैं। उनका पैन भी बनता है, जो पैन बनेगा तो पैन इसी नाम से बनेगा, राज अग्रवाल HUF के नाम पे। हम लोग को ये सब भी हम लोग को सीखना है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में हम लोग ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे
कि भैया पैन कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे। पैन सब लोग को समझ में आता ही होगा, एक्सेस देने के लिए पैन का होना ज़रूरी है। अब देखिए, अब कंपनी की बात करते हैं, ठीक है ना। कंपनी में कौन आता है? कंपनी सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट में, नाम के एंड में ये शब्द जुड़ा हो, एलटीडी मतलब लिमिटेड। लिमिटेड शब्द अगर किसी के भी नाम के एंड में लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? यानी वो कंपनी। कंपनी है, कंपनी कैटेगरी में आएगा। प्राइवेट कंपनी। Yes, yes. चाहे प्राइवेट हो चाहे लिमिटेड, कुछ भी हो, बस लास्ट में क्या शब्द होना चाहिए? लिमिटेड। ठीक। अब देखिए, यहाँ फर्म की बात करेंगे। व्हाट इज फर्म? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, जैसे यहाँ पे लिखा है अग्रवाल एंड गुप्ता एंड कंपनी, कंपनी है लेकिन लास्ट में लिमिटेड शब्द नहीं ना है। और अगर लिमिटेड शब्द नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? वो फर्म है। फर्म का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके कोई काम करते हैं, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या कोई एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, तो वो पार्टनरशिप फर्म है। बशर्ते वो क्या नहीं है, वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, दैट मीन्स उनके नाम के एंड में लास्ट में वो लिमिटेड शब्द नहीं लगाते। लिमिटेड शब्द नहीं लगा रहे, इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए गुप्ता एंड कंपनी है, ठीक है, तो अगर ये कंपनी लिखा है, लास्ट में लिमिटेड शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये फर्म है। ठीक। तो ये हो गए फोर्थ असेसी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो वो इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, भले वो इनकॉर्पोरेट हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो या नहीं हुई हो। फॉर एग्जाम्पल टीवीसी ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या अमर एंड संजय, है ना। अब इसका मतलब जरा समझिएगा, कब हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे, बीओआई कब बोलेंगे, कब एओपी बोलेंगे? तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके कोई काम कर रहे हो, दे आर नॉट डूइंग द एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दे आर नॉट, मतलब ना तो उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखा है, ना वो पार्टनरशिप है, ना तो उन्होंने क्या किया है, मतलब कि कंपनी लिमिटेड भी नहीं बनाई है। सिंपल सा बस मिल करके कोई काम कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, वो मिल के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को तो उनसे टैक्स लेना है। अब गवर्नमेंट को जब उनसे टैक्स लेना है, तो वो उन्हें क्या मान के उनसे टैक्स ले? उनको सिंपल सा वो क्या मान लेती है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उन्हें क्या मानती है वो? बॉडी। अगर आपने दो या दो से अधिक लोग, आप लोग काम कर रहे हो, आपने ना तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखा है, तो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं बोल सकते, ना तो आप लिमिटेड हो तो लिमिटेड भी नहीं बोल सकते, क्या बोले हम आप? गवर्नमेंट के सामने ये सवाल उठता है, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम तुम्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कब होती है? जब इंडिविजुअल्स की बात ना हो। यहाँ तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में तो इंडिविजुअल की बात हो रही थी, जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स। लेकिन मान लो अगर एसोसिएशन पर दो कंपनियां मिलके कोई काम कर रही हो, दो कंपनी हो या फर्म हो, या सपोज करो दो इंडिविजुअल और एक कंपनी मिल करके काम कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, तब तो भाई सभी के सभी जो है, सभी मेंबर इंडिविजुअल तो है नहीं। जब सभी मेंबर इंडिविजुअल होते हैं, तब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शब्द यूज करते हैं। जब जो एसोसिएशन है, उसमें कुछ कंपनी है, कोई फर्म है, कोई कुछ है, मतलब इंडिविजुअल के अलावा भी कई लोग हैं इस तरह के लोग, यानी फर्म कंपनी जैसे लोग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नहीं समझ में आया? चलिए इसको मैं समझाता हूँ। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे काम होते हैं जो कैसे होते हैं, जो बेसिकली दो तीन कंपनियां मिल के कोई काम करें। फॉर एग्जांपल मेट्रो का काम है, अब मेट्रो का काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा एल&टी, यानी लर्सन एंड टर्बो, और फिर और भी एक दो कंपनियां मिल करके उस काम को करती हैं। तो जब कई कंपनियां मिल करके उस काम को कर रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और उन लोग का एसोसिएशन कब तक रहता है? उन लोग का एसोसिएशन तब तक रहता है जब तक वो मेट्रो या समथिंग का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही वो काम कंप्लीट, दे आर वो फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो काम करेंगे, यानी कि वो तो कमा रहे हैं ना,
तो उनसे तो टैक्सेस लेने हैं, तो उनसे टैक्सेस कैसे लेगी गवर्नमेंट, तो उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह ट्रीट करती है। तो मेरे ख्याल से एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्लियर हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए इट इज़ नेसेसरी कि सभी के सभी इंडिविजुअल्स हों, जितने भी मेंबर्स हों। और जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में यही चीज़ उल्टा हो जाता है कि पर्सन, उसमें अगर क्या होता है, कोई फर्म या कंपनी या 2-3 कंपनियां मिलकर काम करें तो उन्हें हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब चलिए देखिए, डिफरेंसेस भी नीचे दे रखा है, आपको काफ़ी हेल्प होगा इससे। इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल कैन बी द मेंबर, एकदम सही है। Whereas in case of the association of person, any person can be its member, entitled like entities like company, firm, etc. can be member of association of person, but not body of individual। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोकल अथॉरिटी। अब हम लोग बात करेंगे लोकल अथॉरिटी की। अच्छा, ये पांचवा वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वाला पॉइंट सबको क्लियर? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप लोग की आवाज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, हाँ। अब चलिए देखते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी यहाँ पर देखिए दे रखा है, हु इज, भाई लोकल अथॉरिटी सबको समझ में आता है, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कोर्ट कमिश्नर्स, है ना, अदर अथॉरिटीज, लीगली एंटिटीज टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, with the control and management of the municipal or local funds, for example हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सिंपल सा गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कह लो, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कह लो, यहाँ जितने भी ये नगर निगम है ये सब लोकल अथॉरिटीज़ है। गोरखपुर में आपने नाम सुना होगा GDA, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच इज़ ओनली टोटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ गोरखपुर, है ना। तो जाहिर सी बात है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ गोरखपुर के दायरे तक काम करेगी, है ना। गोरखपुर म्यूनिसपैलिटी, जाहिर सी बात है, गोरखपुर का जो बॉर्डर है वहीं तक सिर्फ झाड़ू लगाती है। आप जब कभी बाहर सिटी से घुसते होगे बस उससे, तो वहाँ लिखा होता है ना, गोरखपुर नगर निगम में आपका स्वागत है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो इसका इसका मतलब है कि नगर निगम वहीं तक, वो जो यहाँ तक बोर्ड लगा है ना, वहीं तक उनका झाड़ू लगता है, उसके आगे उनका झाड़ू नहीं लगेगा। ठीक है ना, वो नगर निगम की सीमा को बताता है। ठीक, आगे देखिए, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नाउ एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन आ गया? ये बहुत ही सिंपल है, देखो सिंपल सी चीज़ है, जो अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपको दिखता है जो ना तो इंडिविजुअल लग रहा है आपको, ना तो HUF लग रहा है, ना कंपनी, ना फर्म, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ना तो लोकल अथॉरिटी, तब जाहिर सी बात है उसको तुम किस में डाल देना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग अंडर द एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी। अगर कोई भी पर्सन प्रीसीडिंग कैटेगरीज यानी ऊपर के 6 कैटेगरीज में नहीं क्लासीफाई हो पा रहा है, तो उस पर्सन को हम लोग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दी तीज। अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ना तो इंडिविजुअल में आएगा, ना HUF में आएगा, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना AOP, ना POI, ना लोकल अथॉरिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कम्स अंडर द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जिस लाइक कोई मंदिर ट्रस्ट है, तो मंदिर ट्रस्ट हो गए, ये सब किस में आएंगे, ये सब भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएंगे। तो ये थे हमारे 7 असेसीज। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और जो है वो सेम है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और फॉर्म जो होते हैं सर। देखिए, फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या फ़र्क है, मैं आपको ऐसे ही सिंपल सा बता देता हूँ। सपोज करो तुम और मैं मिल करके कोई काम कर रहे हैं, है ना, तुम और मैं मिल करके कोई काम करें, हम दोनों ने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया तो जाहिर बात हम लोग किस में आ जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फॉल कर जाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म बना रखा है, मतलब एग्रीमेंट हमने कर रखा है, तो हम पार्टनरशिप फॉर्म है।
देखो पार्टनरशिप फर्म के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, पार्टनरशिप एक्ट है। तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत एग्रीमेंट में वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम लोग फिर किस में चले जाएंगे, हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माने जाएंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब समझ में आया? यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है, दैट इज असाइनमेंट। तो इसको हम लोग कर लेते हैं फटाक से, जिससे जिसको भी समझ में आएगा अपना आंसर दे देगा माइक ऑन करके। सबसे पहले बारानगर म्यूनिसिपालिटी, बताइए इसमें क्या होगा? लोकल। लोकल अथॉरिटी। या बिल्कुल सही, लोकल अथॉरिटी। अच्छा, एसबीआई बैंक लिमिटेड, ये बताइए किस में आता है? कंपनी है। कंपनी है। कंपनी है सर। गुड। ओके, मिस्टर वीर सिंह राजपूत। पर्सन। सर एचयूएफ पर्सन। नहीं, एचयूएफ कहाँ लिखा है? मिस्टर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है, बिल्कुल सही। मिस्टर वीर सिंह राजपूत, हाँ लंबा सर। थोड़ा नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है कुंदन होरू, है ना? यस सर। तो तुम एचयूएफ नहीं है, तुम इंडिविजुअल ही हो। चलिए नेक्स्ट क्या है? वेस्टीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी। बिल्कुल सही, कंपनी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है अमर मल्होत्रा एचयूएफ। ये एचयूएफ हो जाएगा। इसमें तो कोई कुछ सोचना ही नहीं है, नाम ही में ही आ गया। ओके, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। जैसे शाही मार्केट है, शाही मार्केट में हम लोग जब चेक बनाते हैं ना, हम लोग जब चेक बनाते हैं, रेंट का हम लोग पेमेंट करते हैं। तो जैसे हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनका नाम है प्रशांत। तो मैं जब चेक बनाता हूँ रेंट का, तो उनके नाम के आगे लिखता हूँ प्रशांत कुमार शाही एचयूएफ, है ना? तो बेसिकली वो एचयूएफ में है, उन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है। इसीलिए जब मैं चेक काटता हूँ तो उन्होंने बोल रखा है कि चेक पे लास्ट में एचयूएफ लिख दिया कीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप, यस सर। यस। ये शाही मार्केट की मैं बात बता रहा था। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो एचयूएफ में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। इंडिविजुअल। वो दिल्ली लास्ट में यूनिवर्सिटी, सेट। हाँ, लास्ट वाले का नाम बोलो जरा तुम लोग, क्या है ये? बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, पर्सन। बोलना सीखिए, कई लोग यही नहीं बोल पाते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगला है ए एंड बी, लीगल हायर्स ऑफ सी। ए और बी जो थे वो सी के लीगल हायर थे, उत्तराधिकारी थे ए और बी। ये क्या उसको पता नहीं। कौन है अंकुर? बीओआई के आगे वाला जो है वही। नहीं, बी ओ आई ही है, सही बोलो, बी ओ आई ही रहेगा। ये क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ही है। ठीक है, मतलब कि ए और बी की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों, ये दोनों के लिए पूछ रहा है। वो तो सी के उत्तराधिकारी में बात अलग है, ये दोनों के लिए, दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं। अब ए बी एंड कंपनी होता क्या है? फर्म है। फर्म हो जाएगा सर। बिल्कुल सही, गुड। अब जैसा कि हम लोग को पढ़ना था रेसिडेंशियल स्टेटस, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, दैट इज व्हाट 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं। अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम के कितने हेड्स होते हैं? तो अगर हम बात करें, इनकम बहुत तरीके से हम लोग कमाते हैं, सबको पता है। इनकम हम लोग डिफरेंट वेज में कमाते हैं, लेकिन सवाल उठता है इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप किस सोर्स ऑफ इनकम चाहे जो भी हो, बट हेड ऑफ इनकम उन्होंने क्या बताया? 5। ये सिर्फ 5 तरह की इनकम हो सकती है, यानी आपने जो भी इनकम कमाई है वो इन्हीं 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में जाएगी, और कोई भी नया हेड नहीं होता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 5 हेड्स बनाए हुए हैं। तो चलिए सब लोग पढ़ते हैं इसको सबसे पहले। और इसको समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग के हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5,
है ना। अब ऋतिक रोशन की बात नहीं करेंगे, ऋतिक रोशन एक आध एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग इनकम अपने हाथ में ही लेते हैं, तो हमारे हाथ में 5 इंडिया है, और इसीलिए हेड्स ऑफ इनकम भी कितने बनाए गए हैं, 5। चलिए सब लोग देखते हैं सबसे पहले सैलरी। सैलरी हेड ऑफ सैलरी की हेड इनकम जो होती है सबसे बड़ी इनकम हेड है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लोग तो सैलरी क्लास में ही आते हैं, इसलिए सबसे पहला हेड बनाया गया सैलरी। तो सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा देखिए क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे आती है, कोई बताएगा, किसी को कुछ आइडिया है? रेंट। बिल्कुल सही, रेंट। अगर रेंट हम, की जो बिल्कुल सही, गुड। तो देखिए अगर हम अपने मकान को रेंट पे उठा देते हैं, तो उस रेंट से जो इनकम हमारी होती है वो किसकी इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हम आज चारों तरफ हम देख लें, हम आज अगर चारों तरफ, एक मिनट, ओके, अगर हम अपने चारों तरफ देख लें, तो चाहे हम लोग बात करते हो किसकी, सिटी मॉल की, चाहे हम बात करते हो एडी मॉल की, चाहे हम बलदेव प्लाजा की बात करते हैं, ये सभी के सभी जो बिल्डिंग्स हैं, ये सभी के सभी लोगों ने क्या रखा है, जो भी दुकानदार हैं वो सभी लोगों ने रेंट पे ले रखा है। तो जो भी बिल्डिंग ओनर होते हैं ज़्यादातर आप देखोगे वो रेंट पे अपने दुकानें देते हैं। तो हम अगर सेकंड मेजर हेड की बात करेंगे, तो सेकंड मेजर हेड कौन सा आ जाता है, हाउस प्रॉपर्टी। आज हर घर में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई किराएदार, यानी हर एक घर वाला आज के समय में हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी कमा रहा है। और अगर हम बात करें सैलरी, सैलरी तो सबसे बड़ा हेड है, और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो हाउस प्रॉपर्टी भी एक दूसरा मेजर हेड है जिससे लोग इनकम कमाते हैं। अगला पॉइंट, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई थिंक बिजनेस, अब इसमें वो दो बातें कह रहा है, एक बिजनेस कह रहा है और एक प्रोफेशन कह रहा है, दो हेड की इनकम होती है। यानी इसको एक में शामिल किया गया है। तो बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस सबको पता है, बिजनेस जिससे भी हमारे सभी दुकानें देख रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं सामान, तो जाहिर सी बात है वो किस में आएगा, ओके। अब थोड़ी देर में एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, सभी लोग सुन लीजिए, थोड़ी देर में अभी ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हम चारों तरफ देख रहे हैं तो बिजनेस ही बिजनेस है। तो ये जो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग ये कमा रहे हैं, चाहे हम वो टाइटन की बात करें, चाहे हम बात करें तनिष्क की, चाहे हम बात करें रिलायंस की, चाहे हम बात करें, मतलब अपने चारों तरफ जितने भी शॉप्स हैं, बाटा शोरूम की, तो ये लोग क्या बिजनेस चला रहे हैं। तो इस बिजनेस से जो इनकम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो बिजनेस सेट की इनकम होगी। नेक्स्ट प्रोफेशनल मतलब हो गया जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो लोग फीस लेते हैं। तो डॉक्टर क्या लेता है, फीस। वकील क्या लेता है, फीस। तो जो लोग भी हमसे फीस ले रहे हैं वो प्रोफेशनल है ना। इवन जो सर्विस चार्ज, जैसे हम गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं तो सर्विस चार्ज है, तो दैट इज, है कि नहीं। कोई मैकेनिक से हमने अगर अपनी गाड़ी सही कराया तो उसको सर्विस फीस, उसको भी तो फीस देते हैं, जो भी सर्विस चार्ज बोल लो, तो वो प्रोफेशनल हो गया। तो प्रोफेशन से भी इनकम होती है, सीए क्या है, प्रोफेशनल है। अब हम बात करेंगे कैपिटल गेन की। किसी को अंदाजा है कैपिटल गेन में क्या आता होगा? बिजनेस में पूंजी लगाया जाता है, उसकी वजह से जो कहीं इनकम होती पैसा है इन्वेस्ट किए। चलिए इसमें बस थोड़ा सा बस कमेंट करना होगा आपको। बेसिकली है क्या, कैपिटल गेन का मतलब अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और वहाँ से कोई अगर प्रॉफिट आती है तो उसको हम लोग कैपिटल गेन में डालेंगे। जैसे अभी हम बात करते हैं घर की, घर को अगर किराए पे उठा रहे हो तो इनकम आ रही है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन अगर उस घर को बेच दिए, बेच करके कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज कैपिटल गेन। तुम्हारे पास घर में ज्वेलरी पड़ी थी, तुमने ज्वेलरी बेच करके प्रॉफिट कमाया, दैट इज कैपिटल गेन। शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स लोग खरीदते बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होती है वो भी कैपिटल गेन में आता है। एंड देन लास्ट अदर सोर्स, जो भी इनकम इन चारों हेड में नहीं आती है वो किस में आएगी, वो अदर सोर्स की इनकम में आएगी। सीधा सीधा हिसाब है ये। जैसे इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड से इनकम आ रही है आपको, बैंक में पैसा जमा,